लेकिन मुगलों के साम्राज्य की खासियत है कि ये लंबे समय तक काफ़ी दीर्घ अवधि तक इनका साम्राज्य स्थापित रहा। अब ये हमारे लिए जब मुगलों ने क्या शुरू किया, उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से दिल्ली और आगरा को अपना केंद्र बनाकर अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 17वीं शताब्दी तक वो भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर पाए। लेकिन हमें एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि इन्होंने केवल भौगोलिक साम्राज्य यानी भौगोलिक क्षेत्रों पर ही अपना कब्जा नहीं किया, बल्कि इन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी ऐसे विचार प्रस्तुत किए जो मुगलों से आने के बाद आने वाले शासकों के द्वारा भी अपनाए जाते रहे। ये इनके प्रशासनिक ढांचे और शासन संबंधी विचार एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिनको इनके बाद आने वाले शासक भी ठुकरा नहीं पाए, उनसे अछूते नहीं रह पाए और उन्होंने अपनाया। और इसीलिए प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि आज वर्तमान यानी स्वतंत्र भारत में भी 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को नाम को संबोधन देते हैं, जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो वो मुगलों के निवास स्थान लाल किले से ही संबोधित करते हैं। तो इसका मतलब एक परंपरा जो बनी रहती है, उस परंपरा से ही हमारे वर्तमान का निर्माण होता है कि इतिहास हमें बेहतर वर्तमान बनाने की प्रेरणा देता है। जब हमें इतिहास की जानकारी होगी तभी हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकेंगे, अच्छा बना सकेंगे और एक स्वर्णिम भविष्य का खाका खींच सकेंगे, उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। इसलिए इतिहास का अध्ययन वर्तमान दुनिया को समझने और भविष्य के सुनहरी विश्व को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आपसे जानते हैं ये मुगल कौन थे? जी, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्यारे बच्चों, ये मुगल जो थे, ये 2 महान राजवंशों के वंशज थे। माता की तरफ से ये चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान कौन था? चीन और मध्य एशिया का शासक। ये माता की तरफ से उसके वंशज थे। और पिता की तरफ से ये तैमूर लंग के वंशज थे। और तैमूर लंग कौन था? ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की का शासक था। तो ये 2 महान वंशों के मिश्रण से बना एक नया वंश था जिसे हम आजकल मुगल वंश कहते हैं। लेकिन ये जो मुगल थे, ये अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसका कारण ये था कि मुगल या मंगोल कहने का मतलब था कि ये इनका संबंध जुड़ जाता था चंगेज खान से। और चंगेज खान इतिहास में बहुत बदनाम रहा है। उसने हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम करवाया, कितने ही शहर तहस नहस कर दिए, जला दिए। तो उसकी भयावह यादों से अपने आप को अलग रखने के लिए ये अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये अपने आप को तैमूर का वंशज के रूप में प्रस्तुत करना ज़्यादा गर्व का विषय मानते थे। और इसका कारण एक ये भी है क्योंकि तैमूर ने सन 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये अपने आप को तैमूर का वंशज बता के ये साबित करना चाहते थे कि भारत पर इनका नैसर्गिक दावा है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने जो दिल्ली पर भारत पर क्योंकि कब्जा किया था, तो इसलिए इनका ये स्वाभाविक दावा बनता है कि वो भी भारत के शासक बने। और इन्होंने अपनी वंशावलियों को प्रस्तुत करने के लिए चित्र बनाए, चित्रों के माध्यम से इन्होंने अपनी वंशावली दिखाई और लगभग सभी मुगल शासकों ने अपना चित्र तैमूर के साथ बनवाया। तो मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा। पहले तो आप ये लाल किला देखें। यहीं से हमारे प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं और ये लाल किला मुगल शासकों का ही निवास स्थान था। और अब मैं आपको ये एक चित्र दिखाना चाहूँगा। ये चित्र है तैमूर का और उसके साथ बैठे हैं मुगल शासक। तो इस चित्र में आप देख रहे हो बच्चे कि तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का ये एक लघु चित्र है जो 1702 से 12 की अवधि में बनाया गया था। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह है जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। और उसके बाद अबू सैयद है, बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा बैठे हैं। और उमर शेख जो बाबर के पिता हैं वो भी बैठे हैं। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और 5वें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। और उसकी दाईं ओर इसी क्रम के हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो आप देख रहे हो कि मुगलों की पूरी वंश परंपरा अब आपको समझ में आ गई कि ये अपने आप को तैमूर वंश से जोड़ते थे। और उन्होंने अपने जो जितने भी चित्र हैं सभी मुगल शासकों ने तैमूर के साथ जोड़कर दिखाए हैं। बच्चों, जब बाबर हमारे भारत में मुगल शासक का संस्थापक था
तो हम देखते हैं 1494 में 1494 में जब वो केवल 12 वर्ष का था, तब वो फरगना का जो मध्य एशिया में है वहां का शासक बना था। लेकिन जो मंगोलों की एक उनकी प्रतियोगी जनजाति थी उज्बेक, उन्होंने बाबर को वहां से हमला करके उसको फरगना के राज्य से हटा दिया, भगा दिया, और बाबर इधर उधर भटकता रहा। फिर 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहाँ का शासक बन गया। और फिर 1526 में यानी 1526 में उसने भारत में दिल्ली पर आक्रमण किया। पानीपत में युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की यहाँ पर स्थापना कर ली। तो इस तरह से इनके यहाँ पर भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। और जितने भी ये मुगल शासक थे, इन सब ने लंबे लंबे सैनिक अभियान चलाए पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए। इनके सैनिक अभियानों को अगर आप देखना चाहें तो इस तरह का सैनिक अभियान हम देखते हैं कि ये उसका एक चित्र है कि मुगलों की सेना किस तरह से तैयार होकर, जिसमें हाथी भी होते थे, घोड़े भी होते थे, पैदल सिपाही भी होते थे, ये जाते थे। और एक और आप चित्र देख सकते हैं, ये 1526 का बाबर का जो दिल्ली पर हमला था पानीपत में युद्ध का, उस समय का आप इसमें तोपें भी देख रहे हैं। उत्तर भारत में तोपों और गोला बारूद का इस्तेमाल करने वाला बाबर पहला शासक था, और उसका तोपों का प्रयोग, बारूद के प्रयोग से ही वास्तव में उसे पानीपत में सफलता मिली थी। लेकिन हमारे भारत में 14वीं शताब्दी से ही गुजरात, दक्कन जैसी जगहों पर बारूद का प्रयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में होता था। लेकिन उत्तर भारत में इस प्रकार तोपों का प्रयोग करने वाला बाबर पहला शासक था। तो इस तरह से इनके सैन्य अभियान चलते थे। अब बच्चों, हम जितने भी ये मुगल शासक हैं, इनके सैन्य अभियानों को बहुत संक्षेप में समझेंगे, लेकिन एक साथ साथ खेल भी खेलेंगे। हम ये देखेंगे कि जो हम बात इनका चर्चा करेंगे इनके सैन्य अभियानों की, उसमें कुछ स्थानों के नाम आएंगे। आप मुझे ये बताएंगे कि ये स्थान आज भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए कि भाई एक एक करके सारे मुगल सम्राटों के सैन्य अभियानों की बात करते हैं। सबसे पहले मुगल सम्राट बाबर की बात करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमुख मुगल सम्राट जो है वो प्रमुख अभियान और घटनाएं इसमें दिखा रखी है बाबर की 1526 से 1530 की। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को बाबर ने हराया, और 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। तो मैंने आपसे कहा था कि जो नाम आएंगे ना, आपको बताने होंगे कि आज वर्तमान में वो भारत के किस राज्य में है। तो देखिए, पानीपत हरियाणा में है, खानवा राजस्थान में है, और चंदेरी मध्य प्रदेश में है। आप अपने मैप पर भी इनको दिखाएंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। आप अपने पॉलिटिकल मैप लीजिए भारत का, और उस पर इन सब जगहों को दिखाएंगे। चलिए अब अगले शासक की बात करते हैं, हुमायूं की। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में उसकी मृत्यु हो गई दुर्घटना में। यह इमारत बच्चों, जो दिल्ली का पुराना किला है, उसमें शेर मंडल नाम की जो इमारत है, यहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। तो आइए फिर से अपनी क्विज शुरू करते हैं। इसमें जिन जिन नामों का, जिन जिन शहरों का, जगहों का नाम हमने लिया है, आज वर्तमान में वो भारत में कहाँ है। तो चौसा बिहार में है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, और शेर मंडल जहां पर से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, वो पुराना किला दिल्ली में है। तो चलिए अब अगले शासक अकबर की बात करते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए।
सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। तो बच्चों, अब फिर से इसमें जो स्थानों के नाम आए हैं वो वर्तमान में भारत में कहाँ, इसे देखते हैं। तो मालवा मध्य प्रदेश में है, गोंडवाना छत्तीसगढ़ में, चित्तौड़ राजस्थान, रणथंबोर राजस्थान, कांधार अफगानिस्तान, काबुल अफगानिस्तान, बरार महाराष्ट्र में, खानदेश महाराष्ट्र में और अहमदनगर महाराष्ट्र में। इन सबको आप अपने मैप पर जरूर दिखाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब जहांगीर की बात करें। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। तो बच्चों, फिर देखते हैं कि अब इनमें जिन स्थानों के नाम हैं वो वर्तमान भारत में कहाँ हैं। तो मेवाड़ राजस्थान में है, सिख कहाँ थे, पंजाब में, अहोम कहाँ थे, असम में, और अहमदनगर कहाँ था, महाराष्ट्र में। तो अब चलिए शाहजहां के बारे में बात करें। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथों में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसके शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। तो बच्चों, फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से स्थान आए और वो कहाँ हैं। अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ओरछा मध्य प्रदेश, बल्ख अफगानिस्तान और बीजापुर कर्नाटक में है। तो आइए अब अंतिम ताकतवर मुगल सम्राट औरंगजेब की बात करें। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार मतनिधि का प्रयोग करते थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। तो बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं इन स्थानों के नाम, ये आज भारत में कहाँ हैं। यूसुफजई कबीला आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। सिख पंजाब में थे, मारवाड़ राजस्थान में, आगरा उत्तर प्रदेश में, बीजापुर कर्नाटक में, गोलकुंडा तेलंगाना में, जाट उत्तर प्रदेश में, सतनामी नारनौल हरियाणा में, अहोम असम में और मराठे महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हो कि इस सारे जो जितने भी मुगल सम्राट हैं, इनके अभियानों को हमने देखा। इनके अभियानों को जब हमने देखा तो इनसे हमें कुछ कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हो कि लगभग सभी प्रारंभ के सभी मुगल शासकों का सत्ता को खतरा था अफगानों से, और अफगान बार बार विद्रोह करते थे और मुगल शासकों को उनके विद्रोह को दबाना पड़ता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देख सकते हो कि जो ईरान का शासक था सफाविद, उसके साथ हमारे जो हुमायूं था, उसके संबंध तो अच्छे थे
और उसने उसकी सहायता भी की थी, सफाविद शासक ने हुमायूं की सहायता भी की थी दोबारा से भारत पर अधिकार करने में। लेकिन अकबर के समय में सफाविदों के साथ संबंध बिगड़ गए। इसी तरह से आप देखते हो कि मुगल शासकों के असम के अहोम शासकों, सिखों के साथ, सतनामियों के साथ और मारवाड़ मेवाड़ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे थे और बीच बीच में उनको उनके विद्रोह का सामना करना पड़ा था। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि दक्कन में जब औरंगजेब ने बीजापुर और अहमदनगर जैसे राज्यों को भी अपने, गोलकुंडा जैसे राज्यों को भी अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, उसके बाद भी यहाँ शांति नहीं हुई। तो इस तरह से कुछ एक कॉमन पैटर्न हमारे सामने निकल कर आते हैं जो हमने इन मुगल हमारे शासक हैं उनके सैन्य अभियानों के बारे में देखी। और बच्चों, अब क्योंकि समय कम है तो मैं जल्दी से एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि बार बार मुगल जो राजकुमार थे वो अपने पिताओं के खिलाफ ही उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए, खुद राजा बनने के लिए युद्ध करते थे। तो यानी मुगलों के यहाँ उत्तराधिकार की क्या परिपाटी थी, उस पर भी थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। एक्चुअल में दो तरह की परिपाटियां उस समय चलती थी। एक थी ज्येष्ठाधिकार यानी प्राइमोजेनिचर, जिसका मतलब था कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो अपने पिता का उत्तराधिकारी बनेगा, और दूसरी होती थी सहादायाद यानी कि कोपार्सनरी, कि जिसमें पिता अपने पूरे साम्राज्य को अलग अलग टुकड़े बांटकर अपने सारे बेटों में बांट देता था। तो मुगलों के यहाँ कौन सी प्रथा चलती थी? मुगल प्राइमोजेनिचर यानी ज्येष्ठाधिकार को तो नहीं मानते थे, लेकिन वो तैमूरी परंपरा और मंगोलों की परंपरा जो शहादायत की थी, कोपार्सनरी की, कि अपना राज्य सारे राजकुमारों में बांट दिया जाए, उसको आमतौर पे मानते थे। लेकिन वहां पर भी कोई फास्ट मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। आमतौर पर मुगलों के यहाँ पर युद्ध करके ही सत्ता हासिल करते थे। जो भी राजकुमार सफल हो जाता था इस उत्तराधिकार के युद्ध में, वो अपने पिता, अपने भाइयों, सबको मरवा देता था और खुद राजा बनता था। आपने देखा कि जो जहांगीर था उसने अकबर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध किया, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध किया, औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने अपने पिता के खिलाफ युद्ध किया। तो इसका मतलब मुगलों में ना तो पूरी तरह से शहादायत यानी कोपार्सनरी की प्रथा को माना जाता था, ना ज्येष्ठाधिकार यानी प्राइमोजेनिचर की प्रथा को माना जाता था। वहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली प्रथा चलती थी। जो भी राजकुमार ज्यादा ताकतवर हो जाता था और वो अपने भाइयों को मार देता था, अपने पिता को कैद कर लेता था, वो ही राजा बन जाता था। उनके यहाँ पर इस तरह से उत्तराधिकार चलता था।